एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो SU-30 MKI के एक नए वर्जन जो कि सुपर सुखोई के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमने ये जाना है इससे पहले कि इस सुपर सुखोई में इंजन चेंज होने वाला है, हायर थ्रस्ट का इंजन लगने वाला है, इसके अलावा इसका रडार चेंज होने वाला है और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी चेंज होने वाला है, जो कि सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन के तौर पे आने वाला है। और हम यह भी जानते हैं कि रशिया अपने जितने SU-30 का इस्तेमाल करता है उसमें से कुछ नए जो SU-30 उनको डिलीवर होने वाले हैं उसमें वो इंजन को चेंज करने वाला है, जो कि AL-41 होने वाला है। तो रशिया ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा था कि भारत के द्वारा जो इतने भी 272 SU-30 MKI इस्तेमाल होते हैं उनमें इन्हीं इंजन का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो AL-31 का है, जो कि लोअर थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद। यह AL-41 से कुछ 19 किलो न्यूटन का कम थ्रस्ट जनरेट करता है और थ्रस्ट वेक्टरिंग भी इसके साथ मिलती है जो AL-41 है उसमें। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स इसके इंजन में बदलाव नहीं चाहती है, वहीं इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि जो SU-57 में इस्तेमाल होने वाला एसा रडार है उसी का एक डेरिवेटिव एसा रडार इस SU-30 MKI में डाला जाए, जो कि सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन के तहत ही हो। इसके अलावा जो SU-57 या SU-35 में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिन सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, वो SU-30 MKI में सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन के तहत लगाए जाए। तो बड़ी खबर इसमें यह है कि इंजन मॉडिफिकेशन हम लोगों को नहीं चाहिए। और रशिया हमें यह सुपर सुखोई के इंजन मॉडिफिकेशन क्यों दे रहा था? क्योंकि यह अपग्रेडेशन के लिए हमें नहीं दे रहा था। जो AL-31 था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जो कि धीरे धीरे दूर हो चुकी हैं भारतीय वेरिएंट में SU-30 MKI में। तो अब भारत को AL-41 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी हैं जो कि इससे पहले इंजन में आती थी। इसलिए भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और यह भी हो सकता है कि भारत इन पैसों को बचा के, जो कि इंजन अपग्रेडेशन में लगने वाले हैं, उनको बचा के किसी दूसरी चीजों में खर्च करने का प्रयास करे, कोई नए एयरक्राफ्ट या रशिया से ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने में, कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं कि HAL ने जितने भी SU-30 MKI बनाने थे वो डिलीवर कर चुका है और भारत को रशिया से जितने भी SU-30 मिलने थे 272 की संख्या में, वो भारत को पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। HAL ये चाहता है कि जो कुछ 12 और इस प्रकार के एयरक्राफ्टों का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स देने वाली थी, बस उसका इंतजार कर रहा है। और हम जानते हैं कि HAL की जो क्षमता है वो एक साल में 12 इस प्रकार एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की क्षमता है। तो जैसे ही भारत SU-30 MKI की जो 12 क्वांटिटी का ऑर्डर दे देगा उनको, तो इनकी जो डिलीवरी है वो एक साल में सुनिश्चित हो पाएगी। और यह किस प्रकार के ऑर्डर होने वाले हैं? ये कुछ नई क्वांटिटी नहीं है, ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि हमारे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन जो पूरा SU-30 MKI के इंडक्शन के जो पूरा समयावधि रही उसमें जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उन्हीं को ये 12 संख्या मानी गई है। और इनको इंक्लूड करने के बाद भी हमारे पास 272 संख्या में ही एयरक्राफ्ट होंगे। अगली खबर हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से आ रही है, NIA की तरफ से आ रही है। आपको पता है भारत में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई बम विस्फोट या टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो NIA के द्वारा की जाती है। और यह कभी भी भारत से बाहर इस प्रकार की चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया है। पर इस बार अफगानिस्तान जाने वाली है NIA। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर में निकलकर सामने आया है कि जो काबुल में अटैक हुआ जिसमें कि 27 सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, उसमें एक भारतीय नागरिक भी था और कई ऐसे नागरिक थे जो कि घायल हुए हैं। तो अब NIA के पास पिछले साल एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि अगस्त 2019 में हुआ था कि इस प्रकार की चीजें जो कि भारतीय लोगों के या भारतीय नागरिकों के खिलाफ विदेशों में हुई होंगी या उसमें भारत का जो इंटरेस्ट है उसको क्षति पहुंचाई गई होगी, तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो NIA कर सकती है विदेश जाके। तो इसी के तहत अब NIA ने एक याचिका दायर की है और इस प्लानिंग में है कि सबसे पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे दबाव बना के ऑफिशियल चैनल के द्वारा सारी इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें मंगाई जाएंगी कि उनकी पुलिस या उनकी जो एजेंसी है उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, और जरूरत पड़ेगी तो NIA काबुल भी जाएगी और वहां पर फिर इन्वेस्टिगेट करेगी।
तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि विदेश में जाकर एनआईए कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाली है भारत की तरफ से। वहीं अगली खबर की बात करें तो जापान एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाहता था जिसको एफएक्स नाम उन्होंने दिया था। 2016 में ही इसका कॉन्सेप्ट सामने रखा गया था और उसने विदेशी कंपनियों से कहा था कि हाथ मिलाइए और हमारे साथ इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डेवलप करिए जो कि नेक्स्ट जनरेशन वाले होने वाले हैं। तो इसमें लॉकहीड मार्टिन जापान का साथ देने निकला था और लॉकहीड मार्टिन ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखा था जो कि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट पर ही बेस्ड होने वाला था। वो F-22 के रैप्टर का एयरफ्रेम इस्तेमाल करने वाले थे और F-35 का जितना भी एवियोनिक्स है और जितना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उसका इस्तेमाल करने वाले थे। कुल मिला के हार्डवेयर जो होने वाला था वो F-22 रैप्टर का होने वाला था और जो सॉफ्टवेयर था वो F-35 का होने वाला था। तो जापान ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। जापान ने यह कहा है कि किसी भी प्रकार के एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम या एयरक्राफ्ट का कोई भी वेरिएंट उनको नहीं चाहिए। इसके अलावा जापान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने ये कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, इसलिए अब वो लॉकहीड मार्टिन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इससे पहले ये खबर आई थी कि यूएस और लॉकहीड मार्टिन उनको इस प्रकार के सोर्स कोड भी देने को तैयार था जो कि F-35 को ऑपरेट करने में इस्तेमाल होते हैं या उसमें नए इंटीग्रेशन करने में इस्तेमाल होते हैं, पर फिर भी जापान इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ है। जापान ने अपने ऑप्शन टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए भी खुले रखे हैं जो कि BAE सिस्टम का है और रॉयल एयरफोर्स में वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। तो आगे चल के जापान क्या करता है ये तो देखने वाली बात है, पर अभी जापान का यह मानना है कि वो खुद में एक ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं, पर वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो अकेले डेवलप करें क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। 2-3 कंट्रीज या 2-3 कंपनियां मिलकर यदि इस प्रकार के प्रोजेक्ट में हाथ बटाती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि अभी भी जापान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कुछ 100 की संख्या की आवश्यकता है और वो अब इस नेक्स्ट जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट में भी जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं चाइनीज वायरस से रिलेटेड कुछ खबरों की। तो चाइना ने भारत का हाथ बटाने का जो मन बनाया हुआ है, जो उसने कई बार भाषण में कहा है, वो फिर से एक बार और कहा है और उनका कहना है कि चाइना और भारत के बीच में जो संयोग है उसको अब 70 साल हो चुके हैं। भारत एकमात्र ऐसी नॉन सोशलिस्ट कंट्री था या आप कह सकते हैं जिसमें कम्युनिस्ट राज नहीं था, ऐसी कंट्री था जो कि चाइना के साथ सहयोग किया और उनसे व्यापारिक रिश्ते बढ़ाया। और चाइना और भारत के रिश्ते अब यहाँ से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। उनका यह भी कहना था कि जो इस कोविड-19 है उसमें वो भारत के साथ है और भारत के साथ भारत की हेल्प करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। एक दूसरी खबर में और निकल कर आया कि भारत को जिन वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है वो उसकी आपूर्ति चाइना बिल्कुल करने को तैयार है। चाइना का यह कहना है कि जो इस प्रकार के वेंटिलेटर हैं भारत को चाहिए, उनका वो निर्माण करने के लिए और बहुत तेजी से निर्माण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर उसमें जो सामान लगते हैं वो 1000 से ज्यादा ऐसे सामान हैं जो कि इंपोर्टेड हैं और यूरोपियन देशों की तरफ से उनको प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका तुरंत बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण करना संभव नहीं है। इसलिए वो भारत का जो क्वेश्चन था कि क्या चाइना उनको इस प्रकार के जो वेंटिलेटर है वो प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा वो इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। भारत, चाइना सहित 7 ऐसे देशों के पास इस चीज को पूछ चुका है कि उनके पास ज्यादा मात्रा में वेंटिलेटर बनाने की क्षमता है या नहीं। आपको मैं बता दूं कि चाइना के पास अभी जो क्षमता है वो विश्व की 20% क्षमता है, यानी कि विश्व में जितने वेंटिलेटर बनते हैं उनकी 20% चाइना अकेले बना सकता है, इतनी उनके पास क्षमता है। और चाइना को कुछ 7 से 8 अलग अलग देशों से 20,000 वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी प्राप्त हो गया है। तो चाइना खुद इतना ज्यादा बिजी है कि वो भारत की हेल्प नहीं कर सकता है। हालांकि चाइना ये मानता है कि वो भारत की हेल्प करेगा क्योंकि भारत ने उनकी उस समय हेल्प की थी जब वुहान में बहुत ज्यादा चाइनीज वायरस फैला हुआ था। तो चाइना पूरा मन बनाया हुआ है कि भारत की वो हेल्प करना चाहता है, पर इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि सभी विश्व में कैटर करने के साथ साथ वो भारत को भी कैटर कर सके। तो भारत को वो कैटर ना ही करे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। भारत जो 7 कंट्रियों से तो बात कर ही रहा है, साथ ही साथ खुद ही देश में इस प्रकार के वेंटिलेटर बनाने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आपको पता है कि ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों से भी बोला गया है कि वो वेंटिलेटर बनाने को बिल्कुल तैयार रहें। इसरो डेवलप कर रहा है इसकी टेक्नोलॉजी, DRDO डेवलप कर रहा है इसकी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमने IISc बेंगलोर में भी खबर सुनी है कि वो भी इसकी टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर रहे हैं। तो जल्द ही कुछ 10 से 15 दिन में
वेंटिलेटर बनना भारत में भी स्टार्ट हो जाएंगे और भारत की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख ये माना जा रहा है कि वेंटिलेटर बनाने पड़ेंगे यदि भारत की जनसंख्या को कैटर करना है। इसके अलावा जो मास्क की बात है, मास्क में हम बिल्कुल खुद ही सब चीज बना सकते हैं, जो बॉडी सूट है वो भी सब कुछ बना सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जून तक हमें 2.5 करोड़ मास्क की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको डीआरडीओ बिल्कुल बहुत तरीके से बना रहा है। डीआरडीओ ने ऐसी कई कंपनियों से सहयोग कर लिया है जो कि फटाफट मास्क बना रहे हैं और ट्रेन के माध्यम से, इंडियन रेलवे की ट्रेन के माध्यम से इसको डीआरडीओ तक पहुंचाया जा रहा है। डीआरडीओ N95 मास्क की, इन मास्कों की चेकिंग कर रहा है और कोई भी वह चांस नहीं लेना चाहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी हो। तो इस प्रकार से पूरी भारत की तैयारी चल रही है। बॉडी सूट भी हमको 1.5 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है जून तक। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और डीआरडीओ उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो जो मेन मामला फंस रहा है वो वेंटिलेटर का फंस रहा है और जल्दी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। वहीं बात करें पड़ोसी देशों में, तो मालदीव के पास हम एयरलिफ्ट कर चुके हैं मेडिकल के पूरे सामान। नेपाल के लिए भी एयरलिफ्ट कर दिया गया है पूरा सामान। इसके अलावा देश के सुदूर कोनों तक भी एयरफोर्स चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए पूरा मेडिकल का सामान पहुंचा रही है। इसके अलावा 25,000 एनसीसी कैडेट को तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, उनको भी बिल्कुल तैयार होने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए भी कह दिया गया है। इसमें जो मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हैं उनको मेनली ये कहा जा रहा है कि वो अपनी सर्विस देने को बिल्कुल तैयार रहें। देश पूरी तरह से तैयार हो चुका है चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए। केवल एक वेंटिलेटर की कमी दूर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका एक बड़ा सबसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।